देर से सोने के बावजूद मैं अपनी आदत के मुताबिक जल्दी उठ गया। हवाए जरूरिया और गुस्ल से फारिग होकर मैंने उम्दा सा लिबास पहना और नशिस्त गाह में जा पहुंचा। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां बंगले के मकीनों में से कोई बेदार नहीं हुआ था। मैंने दाखिली दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैंने सड़क के मोड़ पर पहुंचकर प्रभात की तरफ हाथ हिलाकर सलाम किया और फिर लॉन में चहलकदमी करने लगा। कोई पौन घंटा ताजा हवा और ठंडी घास के फरहत बख्श लम्स से लुत्फानंदोज होने के बाद मैं बंगले के फाटक पर जा पहुंचा। प्रभात ने एहतराम आमेज खुशदिली के साथ मेरा खैर मकदम किया। मैंने रस्मी अंदाज में उसका हाल चाल पूछा। उससे गुफ्तगू का मकसद ये भांपना था कि गुज़श्ता रोज से अब तक कोई गैर मामूली सरगर्मी तो पहरेदारों के मुशाहिदे में नहीं आई। मेरी ये हिकमत अमली कारगर रही। उसने अपनी और अपने साथी की खैरियत बताने के बाद शिकायती से लहजे में पूछा, भावेश जी, आपने भानव को देखा है कहीं? मैंने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। कहा, उसे कहाँ जाना है? अपने क्वार्टर में होगा और अब नाश्ते की तैयारी के लिए बावर्ची खाने में आने वाला होगा। प्रभात ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बोला, उसका क्वार्टर खाली है और दूध लाने वाले गवाले से दूध लेने भी नहीं आया। अभी कुछ ही देर पहले आया था। आज उसे रतन जी से सख्त डांट पड़ने वाली है क्योंकि आज बंगले में दूध नहीं आया और रतन जी जागते ही बेड टी मांगेंगे। मैंने कहा, यार, गवाला दूध लेकर आ गया था तो तुम लोग लेकर रख लेते। उसे दूध दिए बगैर वापस जाने क्यों दिया? उसने खासी बेपरवाही से कहा, हमारे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है सरकार। वैसे भी ये भानव का काम है, उसे ही करना चाहिए और अगर गफलत की है तो डांट भी पड़नी चाहिए। मैंने कहा, उस गरीब को डांट पड़ने से तुम्हारा क्या फायदा होगा भाई? वो वैसे ही नौकरी छोड़कर गाँव में बस जाने के इरादे बांध रहा है। वो अच्छा खाना बनाता है। नया बावर्ची भगवान जाने इतना माहिर हो या ना हो। उसने मुदाफियाना लहजे में कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब क्या हो सकता है सर जी? अब तक तो वो गवाला पिछली गली में पहुंच चुका होगा। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम में से कोई एक दौड़ कर जाओ और गवाले को वापस बुला लाओ। तब तक मैं अंदर से दूध का बर्तन ले आता हूँ। हम दूध लेकर उस बेचारे को डांट से बचा लेंगे। मेरा ख्याल है वहीं बंगले के अंदर ही किसी कोने खुदरे में सो गया था। कल मेरी खातिर मदारत में पूर्णिमा जी ने उससे बहुत काम करवाया है। बेचारा बुढ़ा थक गया होगा। कदरे हिचकिचाहट के बाद प्रभात ने मेरी बात मान ली और अपने साथी विक्रम को हिदायत की कि गवाले को आसपास के इलाके से ढूंढ कर वापस लाए। वो फौरन ही रवाना हो गया। मेरी खुशनुदी के लिए प्रभात खुद बंगले में गया और बावर्ची खाने से एक बड़ी सी पतीली ले आया। उसने कहा, आपका अंदाजा ठीक है भावेश जी। मैंने ढूंढा तो बुढ़ा स्टोर रूम में घोड़े बेचकर सो रहा था। आप ही जाकर उसे उठाना। हमें किसी इमरजेंसी के सिवा बंगले में जाने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, दूध आ जाए फिर मैं उसे जगा कर चाय बनवाता हूँ। वैसे कहीं वो कोई नशा तो नहीं करता? मेरा मतलब है चरस गांजा वगैरह। प्रभात ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बोला, उसमें ऐसा कोई ऐब होता तो रतन जी उसे कभी कान निकाल बाहर कर चुके होते। आपकी बात ठीक है, वो कल की जिस्मानी मेहनत से थक गया होगा। मैंने कहा, वो नया नौकर उसकी मदद के लिए तो लगवाया है, तुम लोगों के लिए कुछ आसानी हो जाएगी। उसे आज से ड्यूटी पर आना है। उसने नीमदिली से इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर में विक्रम गवाले को साथ लिए वापस आ गया। मेरी खुशनुदी के लिए प्रभात ने उसी के हाथ दूध बावर्ची खाने में भिजवा दिया। उसके जाते ही मैंने 50 रुपया जेब से निकाल कर प्रभात के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात रख ली। ये तुम दोनों आपस में बांट लेना। वो शायद मजाहमत करने का इरादा रखता था, मगर मैं फौरन ही बंगले की मरकजी इमारत की तरफ चल पड़ा। मेरी इस हरकत का एक मकसद तो उस पर एहसान का बोझ लादना था और दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि भानव की तरफ से दूध न लेने पर फसाद खड़ा हो जाए। ऐसे में हो सकता है भानव पूर्णिमा और रतन के सामने अपनी गैर मामूली नींद का उज़र पेश करता। इस सूरत में कोई बैद नहीं था कि उन दोनों को भी इतने पुरस्कार अंदाज में नींद के गलबे के आगे अपने बेबस होने का एहसास होता। उनके दिलों में अपनी गहरी नींद के हवाले से कोई शक पैदा होना मेरे मिशन के लिए मुनासिब नहीं था। मैं बंगले की इमारत के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो विक्रम वहां से निकलता नजर आया। मैंने उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में सर हिलाया और अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बंगले के स्टोर रूम में पहुंचा और भानव को जगाने की कोशिश की। उसे नींद की मदहोशी से बाहर लाने के लिए मुझे उसे बाकायदा झंझोड़ना पड़ा। बिलाखिर वो हड़बड़ाए अंदाज में जाग उठा। मैंने नर्म लहजे में पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना भानव भाई? मैंने कई बार जोर से पुकारा मगर आप नहीं जागे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसने दूध के हवाले से परेशानी का इजहार किया। मैंने उसे सारी बात बताकर तसल्ली दी। उसने बेहद ममनूनियत का इजहार किया और हम दोनों बावर्ची खाने की तरफ चल दिए। मेरी फरमाइश के मुताबिक वो कुछ ही देर में चाय लेकर नशिस्त गाह में पहुंच गया और प्याली साइड टेबल पर रखते हुए कहा, मैं रतन जी को जाकर देखता हूँ, जाग गए हों तो बेड टी पहुंचा दूं। मैंने सरसरी लहजे में कहा, हो सकता है अभी तक सो रहे हों, कहीं जगाने पर नाराज ना हो जाएं। उसने नफी में सर हिलाया। बोला, वो हमेशा वक्त पर दफ्तर जाते हैं,
मुझे हुक्म है कि अगर वक्त पर आंख न खुले तो बेड टी के साथ उन्हें जगा दूं। मैंने कहा फिर तो ठीक है। कुछ ही देर के बाद वो चाय का एक ढका हुआ कप लेकर बावर्ची खाने की तरफ से नमूदार हुआ। मैंने रतन और पूर्णिमा की ख्वाबगाह वाली राहदारी में उसके दाखिल होने तक इंतजार किया और फिर तेज लेकिन खामोश कदमों से राहदारी के मोड़ पर पहुंच गया और कान लगाकर सुनने लगा। चंद सानियों के बाद मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई थी। पहली दस्तक पर कोई रद्द अमल सामने न आया। दूसरी मर्तबा भानव ने काफी जोर से दरवाजा खटखटाया। इस मर्तबा भी रतन नींद से जागा तो मुझे अपना अंदेशा दुरुस्त लगा। ख्वाबावर दवा का असर कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। बिलाखिर तीसरी गूंजदार दस्तक के बाद मैंने रतन की गुनूदा सी आवाज सुनी, यस कम इन। मेरे सीने से इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज हुई। भानव लगभग 1 मिनट अंदर रहा। इस दौरान में मुझे कोई शोर शराबा सुनाई न दिया। ख्वाबगाह के दरवाजे से निकलते भानव की झलक मिलते ही मैं तेजी से मुड़ा और नशिस्तगाह में अपनी साबिका जगह जा बैठा। भानव मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। वहां परेशानी या दुख और अफसोस वगैरह के कोई आसार नहीं थे। इसका यही मतलब हो सकता था कि उसे डांट नहीं पड़ी। सब ठीक है। फिर भी मैंने तस्दीक मुनासिब समझी। कहा, रतन जी का मूड कैसा है भानव भाई, तुम पर नाराज तो नहीं हुए? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, मुझ पर गुस्से तो नहीं हुए? हाँ, काफी सुस्त लग रहे थे। मैंने पूछा, पूर्णिमा जी जाग गई हैं या अभी तक नींद में मदहोश हैं? उसने सादा से लहजे में कहा, मेरा ख्याल है वो भी मेरी दस्तक से जागी हैं। हुलिया बिगड़ा हुआ था, वरना रोजाना तो मेरे पहुंचने पर वो पूरी तरह बेदार और ताजादम हुआ करती हैं। मैंने कहा, इसका मतलब है वो कुछ देर में नाश्ते पर आ जाएंगी, तुम तैयारी कर लो। भानव ने हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। मैं इस दौरान में असलम अली का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं चाहता था कि रतन से उसका दफ्तर जाने से पहले ही सामना हो जाए, ताकि वक्त मुख्तसर होने की वजह से रतन को उसे ज्यादा कुरेदने का मौका न मिल सके। अगर ये काम नाश्ते से पहले हो जाता तो और भी अच्छा होता, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी और पूर्णिमा अपने शौहर को साथ लिए मेरे पास पहुंच गई। मैंने गर्मजोशी से उन दोनों का खैर मकदम करके कहा, भानव की बनाई हुई हिल्सा मछली मजेदार तो थी ही, मगर आप लोगों ने ये बताया नहीं कि उसे खाने से इतनी गहरी और पुरसुकून नींद आती है। मैं रात भर घोड़े बेचकर सोया और सुबह इंतहाई ताजादम उठा। मेरी बात सुनकर उन दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने पहले एक दूसरे को और फिर मेरी तरफ देखा। बिलाखिर पूर्णिमा ने जोशीले लहजे में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम दोनों भी रात बहुत गहरी नींद सोए। हिल्सा मछली की इस खूबी पर तो हमने पहले कभी गौर ही नहीं किया। इस पर रतन ने कहा, सच बात तो ये है कि हमें हिल्सा मछली खाकर पहले कभी इतनी जोर की नींद नहीं आई। लगता है कल रात की मछली में ही कोई खास बात थी। मैंने उसके लहजे में तंज या शक की कोई झलक तलाश करना चाही, मगर नाकाम रहा। तभी पूर्णिमा ने कहा, चलो इसी बहाने हमें बहुत दिनों के बाद पुरसुकून नींद सोने का मौका तो मिला। आइए डाइनिंग रूम में चलते हैं, काफी तेज भूख लग रही है। मैंने इस बात में सर हिलाया और उठकर उनके साथ खाने के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मुझे एक ख्याल आया और मैं बिला ताखीर बावर्ची खाने में जाने के लिए बेकरार हो गया। मैंने उन्हें मुखातिब करके कहा, आप दोनों खाने की मेज पर बैठे, मैं जरा बावर्ची खाने का चक्कर लगा कर आता हूँ। नारियल के पानी से चाय बनाने का गुर अभी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। मैं अपने तब्बाखी के उस्ताद की खिदमत में हाजिरी लगाता हूँ, शायद मेरे हाथ के खाने में भी जायका आ जाए। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। भानव ने मुझे देखते ही कहा, नाश्ता बस तैयार ही है भावेश बाबू। साहब और बेगम साहिबा आ गईं क्या? मैंने कहा, हाँ, दोनों डाइनिंग रूम में हैं। अच्छा एक बात बताओ, उन दोनों ने बताया है कि तुम्हारी और मेरी तरह वो दोनों भी रात को गहरी नींद सोए थे। कहीं ये हिल्सा मछली खाने का नतीजा तो नहीं? हस्बे तवक्को भानव ने उस मछली की ऐसी किसी खासियत से लाइल्मी का इजहार किया। हकीकत ये है कि मुझे उसके जवाब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो इस दौरान में गहरी नजरों से नाश्ते के लिए तैयार अशिया का जायजा ले रहा था। मुझे अपनी मतलूबा चीज कहीं नजर न आई। मैंने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछा, भानव भैया, तुमने रात को जो खमन ठोकला बनाया था, क्या वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है? वो दोनों उसके जायके की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ की ये सौगात भी कम से कम चख कर तो देख लूं। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंका और फिर शर्मिंदा से लहजे में बोला, नहीं भावेश बाबू, उन दोनों के सामने से जो खमन ठोकला बचकर आया था वो सारा मैंने खा लिया। असल में रतन और पूर्णिमा जी दोनों सिर्फ ताजा बना हुआ गर्म तड़के वाला खमन ठोकला खाते हैं। आप बस शाम तक इंतजार कर लें, मैं आज ऐसा खमन ठोकला बनाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है भानव काका, मैं आज आपसे बनाने का तरीका पूरी तरह सीख लूंगा। नाश्ता जायके में अपनी मिसाल आप था। नाश्ते से फारिग होकर हम नशिस्त गाह में पहुंचे। कुछ ही देर के बाद मेरे खदशे के ऐन मुताबिक रतन ने ऐलान किया कि उसे दफ्तर के लिए निकलना है।
आज एक अहम मीटिंग है जिसकी वजह से उसका वक्त पर ड्यूटी पर हाजिर होना जरूरी है। इससे पहले कि वो तैयारी के लिए अपनी ख्वाबगाह का रुख करता, प्रभात दाखिली दरवाजे पर नजर आया। उसने साहब और बेगम को बताया कि नया नौकर अपने सामान समेत आ चुका है। पूर्णिमा ने उसे कहा कि नए नौकर को अंदर ले आए। उसके बाद वो रतन से मुखातिब हुई। बोली, अब तुम इससे जो कुछ सवाल जवाब करना है कर लो। रतन ने रूखे से लहजे में कहा, मुझे इससे क्या पूछना है? तुमने इसका इंटरव्यू करके पास कर दिया है, इतना काफी है। पूर्णिमा ने जवाब में उसे झुलसा देने वाली मुस्कुराहट से नवाजा। वो लगभग पांव पटकता हुआ अपनी ख्वाबगाह वाली राहदारी की तरफ चल दिया। कुछ ही देर के बाद असलम अली अपना सफरी बैग बगल में दबाए अंदर दाखिल हुआ और निहायत आजिजी से हम दोनों को प्रणाम किया। पूर्णिमा ने गौर से उसे देखा और फिर बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, भानव, भानव काका इधर आओ, तुम्हारा बोझ बटाने वाला नया मुलाजिम आ गया है, इसे काम समझाना शुरू कर दो। असलम अली ने पूर्णिमा से नजर बचाकर मेरी तरफ देखा और फिर एक शरीर मुस्कुराहट के साथ अपनी दाईं आंख दबा दी। मैंने उसे आंख के इशारे से एहतियात बरतने की ताकीद की। तभी भानव बावर्ची खाने की तरफ से नमूदार हुआ। उसने वहीं से गहरी नजरों से असलम अली का मुआयना शुरू कर दिया था। करीब पहुंचकर उसने कदरे तहक्कुम आमेज रूखे लहजे में पूछा, अच्छा तो तुम हो चंदर? असलम अली ने जवाब में इंतहाई शीरीं लहजे में कहा, जी हाँ भानव जी, और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसे अजीम माहिर फन की शागिर्दी इख्तियार करने का मौका मिल रहा है। कल और आज भी प्रभात और विक्रम ने तुम्हारे पकाए हुए खानों के जायकों की इतनी तारीफ की है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। मैंने असलम अली की मक्खनबाजी का फौरी असर होते देखा। भानव के सपाट चेहरे पर पहले नरमी आई और फिर बिल आखिर मुस्कान खेलने लगी। वो बोला तो उसके लहजे में यगानगत थी। उसने कहा, तो देर किस बात की है, बावर्ची खाने में चलो भाई, दोपहर का खाना तैयार है। फिर वो पूर्णिमा से मुखातिब हुआ, मैडम आज रतन जी के लिए खाना भेजना है ना? चंद्र को ड्राइविंग आती है, हम दोनों गर्मा गर्म खाना इनके दफ्तर पहुंचा देंगे। पूर्णिमा ने कहा, तुम दोनों खाना बनाओ, मैं फोन करके रतन से पूछ लूंगी। अगर वो हाँ कहे तो तुम लोग 2 बजे दोपहर तक पहुंचा देना। भानव ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों बावर्ची खाने की तरफ चल दिए। पूर्णिमा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। बोली, ये चंदर तो बहुत होशियार निकला, 2-4 मीठे जुमलों से ही उस खड़ूस बुढ़े को राम कर लिया, लगता है इनकी आपस में खूब बनेगी। मैंने कहा, बड़े शहर में भांत भांत के बेशुमार लोगों के बीच जिंदगी गुजारने का ये फायदा होता है, इंसानों की फितरत और मिजाज भांपने में महारत हो जाती है। नई जगह नए लोगों में अपनी जगह बनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि नौवारिद अपनी अना भुलाकर कम से कम वक्ती तौर पर इताअत गुजारी का लिबादा ओढ़ ले। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा ने मरूब से लहजे में कहा, वाह भावेश जी, आपने ये सब बातें कहाँ से सीख ली? हर लफ्ज हर जुमला सीधा दिल में तराजू हो जाता है। यही नहीं, असल बात यह है कि आप महज दिल लुभाने वाली लफ्फाजी नहीं करते, बल्कि आपकी कही हुई हर बात की दुरुस्तगी दिमाग भी तस्लीम करता है। इस पर मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा, मेरी इतनी तारीफ न करें पूर्णिमा जी कि मैं घमंड का शिकार हो जाऊं। आपने तो मुझे लगभग भाषणों का चैंपियन गुरु रजनीश बना डाला है। मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया और फिर कदरे संजीदा होते हुए बोली, ये बात याद रखें भावेश जी, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करती। फिर उसने कुछ सोचकर मुझे मुखातिब किया। बोली, वैसे आपकी इस बात से लगता है कि आप ओशो महाराज की रूहानी तालीमात से कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हैं। मैंने उसी हल्के फुल्के लहजे में कहा, जब ओशो नए नए मशहूर हुए थे तो मैं भी उनके फरमुदात और तालीमात से काफी मुतासिर हुआ था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि ओशो रोशन ख्याली के नाम पर दरअसल हमारी कौम के नौजवानों को मगरबी तहजीब के उस तर्ज जिंदगी की तरफ ले जा रहा है जिसे खुद दानिशमंद अहले मगरिब नाकाम करार दे चुके हैं और तबाही के इस गड्ढे से निकलने की तगोदौग की तलकीन करते हैं। पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो उस खड़ूस से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मुझे उसकी तालीमात का भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। अलबत्ता रतन उसे बहुत मानता है और उसे हमारी कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए निजात दहिंदा करार देता है। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं किसी मौके पर जिक्र आने पर ओशो के बारे में अपने नजरियात जाहिर करके खामखा उन्हें नाराज कर देता। मुझे रतन जी का तो नहीं पता, मगर जहाँ तक मैंने देखा है ओशो के पैरोकारों में अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो मगरबी माशरों की पैरवी करते हुए आजाद ख्याली के नाम पर मजहब और समाज की आयद करता इखलाकी पाबंदियों से पीछा छुड़ाकर खुल खेलना चाहते हैं। पूर्णिमा ने यकदम जोश में आते हुए कहा, आपका मुशाहिदा 100% दुरुस्त है और मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें तुमसे ज्यादा देर छुपी नहीं रहेंगी कि रतन भी दिल ही दिल में मादर पिदर आजाद जिंदगी चाहता है, मगर अपनी सरकारी मुलाजमत और समाजी मजबूरियों की वजह से मन की ख्वाहिशात पूरी करने से कासिर है। उसे मगरबी मुल्क मुंतकिल होने का मौका मिल गया तो ये अपनी रंगरलियों में गोरों को भी पीछे छोड़ देगा।
रतन के गलीज किरदार से बखूबी वाकिफ होने की वजह से मैं पूर्णिमा की बातों की मुकम्मल तायीद कर सकता था। इसके बजाय मैंने गुफ्तगू को अपने मतलब के रुख पर लाने के लिए कहा, मैं सोच रहा था कि अगर रतन जी दोपहर का खाना दफ्तर मंगवा लेते हैं तो भानव की बजाय मैं चंद्र के साथ रतन के दफ्तर चला जाऊं। वापस आते हुए शहर में अपने 1-2 काम भी निपटा लूंगा। पूर्णिमा ने कहा, जी हाँ भावेश जी जरूर। मगर भानव तो इसलिए साथ जा रहा था कि चंद्र को रतन के दफ्तर का रास्ता समझा सके। आप तीनों ही चले जाएं। मैंने कहा, अगर इतनी सी बात है तो भानव को साथ भेजने की जरूरत नहीं है। मैं रतन जी के दफ्तर का रास्ता जानता हूँ। उन्होंने जिस इमारत का बताया है वो मेरी देखी भाली है। मैं अपना नाम बताऊंगा तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। पूर्णिमा ने कहा, तो ठीक है, चंद्र के साथ आप चले जाएं और हाँ, शहर में जितना चाहे वक्त लगाएं। किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। बस रात के खाने से पहले वापस आ जाना, वरना मेरी तरफ से सख्त बाज़पुर्स के लिए तैयार रहिएगा। मैंने कहा, जो हुक्म पूर्णिमा जी, और इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। ये बताएं, वो हमारे टेबल टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट का क्या बना? मूड नहीं है क्या? मेरी बात सुनकर वो चौंकी और फिर उसके लबों पर दिलावेज मुस्कुराहट उभरी। बोली, भावेश जी, लगता है आप शिकस्त खाने के लिए बेताब हैं। मैं साफ बता देती हूँ कि मैं खेल के मुकाबले में किसी रियायत की कायल नहीं हूँ। हारने के बाद दिल में मलाल मत लाइएगा। मैंने जवाब में मुदब्बिराना लहजे में कहा, मैं यकीन रखता हूँ कि जो शख्स हारने का हौसला न रखता हो उसे खेल के मुकाबले में शरीक होने का हक ही नहीं है। खेल तो नाम ही पूरी दयानत से मुकाबले में हिस्सा लेने और बिसात भर जीतने की कोशिश करने का नाम है। जीतने में नाकाम रहने के बाद खुले दिल के साथ बावकार अंदाज में अपनी शिकस्त तस्लीम करना भी खेल का हिस्सा है। अंग्रेजों ने इस सारे सिलसिले को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत ही मुनासिब नाम दे रखा है। पूर्णिमा ने मरूब से लहजे में कहा, आपने ये सब बातें कहाँ से सीखी हैं भावेश जी? हर मौजू पर बेतकान बोलते हैं और हर लफ्ज दिल में उतरता महसूस होता है। वैसे तो सिर्फ आपसे तफरी लेने के लिए ये ऊट पटांग दावे किए थे। इस पर मैंने शरारती लहजे में कहा, नहीं नहीं, अपने बड़ बोलेपन पर कायम रहें मोहतरमा। इस तरह आपको हराने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। वैसे मुझे आपको पहले ही बता बल्कि जता देना चाहिए था मोहतरमा कि मुकाबला यकतरफा नहीं होगा। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, ये बात है भावेश जी तो घोड़ा दूर न मैदान, चलिए 2-2 हाथ कर लेते हैं। पूर्णिमा मुझे अपने साथ बंगले के अकबी हिस्से में एक बड़े से हॉल कमरे में ले गई, जिसे खासी नफासत से सजाया गया था। वहाँ टेबल टेनिस खेलने की कीमती मेज हमारी मुंतजिर थी। मैंने कमरे का जायजा लेकर अंदाजा लगाया कि वहाँ अक्सर मुख्तलिफ अंदाज की पार्टियां होती होंगी। कुछ देर के बाद मैं और पूर्णिमा अपने पहले मुकाबले में अपनी महारत और जिस्मानी चुस्ती आजमा रहे थे। वो बिलाशुबा बहुत उम्दा खिलाड़ी थी और मुझे ये भी मानना पड़ा कि वो इस खेल के दाव पेच मुझसे ज्यादा जानती है। मगर उसका नौजवानी का दमखम बेवफाई इख्तियार कर चुका था और पुख्ता होती उम्र के साथ साथ सहल पसंदी जिंदगी और गैर मुतनासिब होता जिस्म और बढ़ता वजन भी उसकी महारत और सलाहियत को जंग लगा रहा था। मुझे कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि मैं अपना पूरा जोर और इन्हेमाक काम मिलाकर उसे बाआसानी बड़ी शिकस्त से हमकनार कर सकता हूँ। मगर मैंने जानबूझकर लेकिन फितरी अंदाज में उसे जीतने का मौका दिया और उसने मेरे 7 पॉइंट के मुकाबले में 11 पॉइंट से मुझे हरा दिया। मैंने देखा कि पूर्णिमा का चेहरा खुशी से दमक रहा है। मैंने उसे मुखातिब करके सताइश भरे लहजे में कहा, आप तो वाकई चैंपियन खिलाड़ी हैं पूर्णिमा जी। मेरी जोरदार सर्विस मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मगर आपने बड़ी आसानी से मेरी सर्विस का सामना किया। मुझे लग रहा है कि अगर आप कई मौके पर जल्दबाजी से काम न लेती तो मुझे एक भी पॉइंट न मिलता। उसके चेहरे पर फख्र आमेज मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने मुरब्बियाना लहजे में कहा, आप भी कमाल का खेलते हैं भावेश जी। मुझे आपके स्मैश संभालने में कई बार काफी मुश्किल पेश आई। मुझे लग रहा है कि आपकी ये हार सिर्फ प्रैक्टिस की कमी का नतीजा है और मुझे दूसरी गेम में ज्यादा संभल कर खेलना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा वो हाँप रही थी, मगर मैंने कहा, मगर मुझे थोड़ा दम लेने का मौका दें, वरना मैं इतने पॉइंट्स भी नहीं ले सकूंगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने साथ लाई शीशे की बोतल से पानी का घूंट भरा। कुछ देर बाद हमारे दरमियान दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। इस मर्तबा मैंने कदरे ज्यादा जोर लगाया और पॉइंट्स में उससे आगे निकल गया, मगर उसे हराना मेरे मफाद के खिलाफ था। लिहाजा मैं एक बार फिर जानबूझकर ढीला पड़ गया और उसने मुझे 11-9 के स्कोर से हरा दिया। मैंने देखा कि खुशी के मारे उसका चेहरा गुलगू हो रहा है। उसने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा, इस बार आपने अपना असल रंग दिखाया है भावेश जी। मैं अपना तजुर्बा इस्तेमाल न करती तो आपने लगभग मुझे मात दे दी थी। मैंने झूठ मूठ हाँफते हुए कहा, ये हार मेरे लिए गनीमत है पूर्णिमा जी। मैं जीत जाता तो हमें टूर्नामेंट के फाते का फैसला करने के लिए तीसरा मैच खेलना पड़ता, जिसके लिए मुझ में बिल्कुल स्टेमिना नहीं है। इसलिए मैं बुरी तरह हारता।
मैंने अपनी सी बहुत कोशिश की, मगर मैं मानने पर मजबूर हूँ कि आप गजब की खिलाड़ी हैं और अगर आप खुद गलतियां न करें तो आपको शिकस्त देना मेरे बस की बात नहीं। हम दोनों वापस बंगले की नशिस्त गाह में पहुंचे। फिर हम दोनों ताजा दम होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने गुस्ल करने के बाद अपने पास मौजूद सबसे कीमती लिबास पहना और नशिस्त गाह में पहुंच गया। कुछ ही देर में पूर्णिमा भी अपने हुस्न के सारे हथियारों को धार लगाकर वहां आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखों में सताइश के आसार उभरे, मगर मैंने उस पर सबकत पाने के लिए कहा, आप इस समय बहुत हसीन लग रहे हैं पूर्णिमा जी। रतन जी वापसी पर आपको देखेंगे तो। उसके लबों पर आई सुरूर भरी मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। उसने मेरी बात काट कर कदरे खुश्क लहजे में कहा, आप हम दोनों की गुफ्तगू के दौरान में हर दूसरी बात में रतन का जिक्र लाना क्यों जरूरी समझते हैं भावेश जी? मैं आपकी जबान से निकलने वाले तारीफी कलिमात सुनकर खुद को आजाद परिंदे की तरह फजाओं में महवे परवाज कर रही थी कि आपने रतन का जिक्र करके मुझे एहसास दिलाया कि मैं तो एक ऐसे सुनहरी पिंजरे की कैदी हूँ जिसका दरवाजा खुला है, मगर मैं अपनी मजबूरियों के बायस फरार होने का सोच भी नहीं सकती। पूर्णिमा के लहजे में बला की महरूमी दर आई थी। मैं उसके दिलजुई के लिए कुछ कहना ही चाहता था कि भानव बावर्ची खाने की तरफ से नमूदार हुआ। उसने मेरी मेहरबान मेजबान को मुखातिब करके कहा, खाना तैयार है पूर्णिमा जी, आप दोनों डाइनिंग रूम में आ जाएं। हम दोनों खाने के कमरे में पहुंचे तो असलम अली वहां बर्तन सजा रहा था। उसने खंदा पेशानी से हमारा खैर मकदम किया। मुझसे निगाहें मिली तो उसके होंठों पर महज लम्हे भर के लिए मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। खाना तो लजीज था ही, मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुझे भूख भी लग गई है। ये खिलाफ तवक्को इश्तिहा गालिबन बहुत दिनों के बाद टेबल टेनिस मुकाबलों के दौरान भाग दौड़ का नतीजा थी। खाने के बाद चाय का दौर चल रहा था कि असलम अली ताम चीनी का बड़ा सा टिफिन लिए आन धमका। पूर्णिमा ने भानव को पहले ही बता दिया था कि उसे चंदर के साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैं असलम अली के साथ बंगले की पार्किंग की तरफ बढ़ा तो उसने दबे दबे लहजे में पूछा, हथियार साथ रखने हैं या नहीं भैया? मेरा पिस्तौल मेरे नेफे में मौजूद है, कहो तो अपने क्वार्टर में रखा हूँ। मैंने कहा, नहीं, अपने साथ रखो। इन्होंने टैक्सी वालों के साथ जो किया था उसकी रोशनी में हम कोई खतरात मोल नहीं ले सकते। अपना बरेटा भी मैंने लिबास में छुपा रखा है। हम रतन के खास बंदों की हैसियत से वहां जा रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वहां कोई हमारी तलाशी लेने की जरूरत नहीं करेगा। मजीद एहतियात के तौर पर वहां पहुंचकर तुम गाड़ी में रहना, मैं अकेला रतन के पास जाऊंगा ताकि कोई गड़बड़ हो तो तुम सूरत हाल संभाल सको। हमारी गाड़ी जैसे ही फाटक से निकली उसने खासी बेताबी से पूछा, ये बताओ मजीद क्या खैर खबर है भैया? अपने मकसद में कोई कामयाबी मिली? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने हंसते हुए कहा, कोई गड़बड़ होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ रतन की गाड़ी में यूं ठाट बाट से उसी के दफ्तर जा रहा होता? सब ठीक रहा। सारा काम मेरे अंदाजे से ज्यादा उम्दगी और आसानी से हो गया। सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि मैंने रतन को किसी भी किस्म की मामूली सी मज़ाहमत से भी बाज रखकर हमारी हर फरमाइश पूरी करने पर मजबूर कर दिया है। फिर मैंने उसे रतन, पूर्णिमा और भानव को खमन ढोकला में ख्वाबावर सुफूफ मिलाकर मधोश करने और फिर न्यूक्लियर प्लांट से मुताल्लिक फाइलों की फोटोग्राफी के बारे में बताया। ये सब सुनकर असलम अली का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। उसने बेकरार लहजे में कहा, तुम वो पोलराइड फोटोग्राफ साथ लाए हो ना? मैंने कहा, हाँ भाई, मैं इसीलिए तो तुम्हारे साथ लगा हूँ। हम दोनों मिलकर तफसील से इनका जायजा लेंगे और बाहम मशवरे से फैसला करेंगे कि क्या लाहे अमल मुरत्तब किया जाए। मैंने पूर्णिमा से इजाजत ले ली है कि हम जितनी देर से चाहें वापस जा सकते हैं। उसने कहा, बस तो फिर रतन को उसका रातिब पहुंचाने के बाद अपने होटल चलते हैं, वहां इत्मीनान से बैठकर मंसूबाबंदी करेंगे। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मैं वहां से सामान लाते हुए कहकर आया था कि 2-3 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा ना। किसमें जुर्रत है कि तुम्हारी कबलस वापसी पर आवाज उठा सके? मैंने कहा, चलो ठीक है, वैसे भी मैं गौतम सिंघानी के ड्राइवर आदेश से भी बात करना चाहता हूँ। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। वो बेचारा राहुल बाबू यानी मेरे साथ लंदन जाने की उम्मीद में पैरों में बिछा जाता है। मेरे गायब होने से बेचारे का दिल टूट जाएगा। असलम अली ने गाड़ी चलाते हुए अजीब सी नजरों से मुझे देखा। बोला, क्या उससे मिलना जरूरी है भाई? उससे मिलने के लिए तुम्हें राहुल का बहरूप इख्तियार करके होटल के अहाते में जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र न करो, मुझे उससे बात करने के लिए राहुल का मेकअप करके होटल ब्लू डायमंड में फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा उससे राब्ते में रहना जरूरी है। गौतम सिंघानी जैसे मोहरे को हम किसी भी मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आदेश के जरिए हम उसकी सरगर्मियों से वाकिफ रह सकते हैं, जबकि आदेश हमारे और भी काम आ सकता है। वो एक तरफ मेरे साथ विलायत जाने की उम्मीद में मेरा गर्दान कबूतर बना हुआ है, तो दूसरी जानिब मैंने उसे नोटों के नजराने से भी ऐसा राम कर रखा है कि वो मेरे एक इशारे पर गौतम से गद्दारी करने को आमादा है।
असलम अली ने कहा, अगर तुम रतन को बराह रास्त काबू में लाने के बाद भी गौतम सिंघानी को किसी जरूरत के वक्त काम में आने वाले तुरुप के पत्ते के तौर पर बरकरार रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बस एहतियात से काम लेना। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। कुछ ही देर में हम रतन के दफ्तर के फाटक से अंदर हुए। वहां पहरेदारी पर तैनात पुलिस एहलकारों का रद्द अमल देखकर मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश न आई कि ये गाड़ी उनकी जानी पहचानी है, इसलिए उन्होंने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। मगर दो मुकम्मल अजनबी चेहरों को देखकर वो चौंके जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोई बाज पुर्स नहीं की। टिफिन उठाकर गाड़ी से निकलने से पहले मैंने अपना बरेटा असलम अली के हवाले कर दिया। उसके चेहरे पर तनाव नुमाया था, उसके जहन में पलते अंदेशे ऐन फितरी थे। मैं संगीन खतरे के मुंह में जा रहा था। खुदा जाने रतन के दफ्तर में पहुंचने के बाद किस सूरत हाल का सामना करना पड़े। बेशक वो बज़ाहिर पूरी तरह हमारे शिकंजे में है, मगर कौन जाने कब उस मकार शख्स के जहन में मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई साजिशी मंसूबा पैदा हो जाए।